शंकर जी का कि ये जो सीटें हम दिखा रहे हैं इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन क्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सूरत हाल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 तारीख को चुनाव है, हाँ 10 फरवरी को चुनाव है। इसके बाद सेकेंड जो है वो 14 फरवरी को भी है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ और पार्ट है जो 20 तारीख को चुनाव है। यानी कुल 136 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें से 109 सीटें पिछली दफा बीजेपी के खाते में आई थी। क्या इस बार भी बीजेपी 109 सीटें या उसके आसपास लेकर आ रही है, या किसानों का आंदोलन जो है वो असर डाल रहा है? हम सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं और बहुत नजदीक से देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है वहां का, क्या स्थिति है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। जरा आंकड़े क्या कुछ कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वो स्क्रीन पर लेकर आइए। और यहां आंकड़ा जो है वो जबरदस्त बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी 109 नहीं बल्कि 44 से 46 सीटों पर, मात्र 44 से 46 सीटों पर बीजेपी सिमटती हुई दिखाई दे रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 76 से 78 सीटें और बसपा 9 से 11। यहां बसपा भी मजबूती के साथ लड़ती हुई दिखाई दे रही है, और कांग्रेस बहुत तेजी से फिसलती हुई दिखाई दे रही। यहां पर मात्र 1 से 3 सीटें कांग्रेस के खाते में, अन्य के खाते में भी 1 से 3 सीटें, जबकि बहुजन समाज पार्टी 9 से 11 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी 76 से 78 सीटों के साथ नंबर 1 पर। मध्य यूपी में भी समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर। देखिए शुरुआत बुंदेलखंड से, यहां पिछड़ती हुई समाजवादी पार्टी मध्य यूपी में नंबर 1, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 76 से 78, और बीजेपी 44 से 46। एक बार फिर रुख करेंगे राहुल लाल जी आपका, और जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो ये तस्वीर बन रही है ये क्या कुछ कहती है। किसानों का आंदोलन, जाटों का एकजुट होना, और जयंत चौधरी को बार बार अपने पाले में आने के लिए जो बीजेपी कह रही है, वो तमाम बातों के बावजूद बीजेपी को यहां फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 109, लेकिन फिर भी अगर देखें तो जो सुपड़ा साफ हुआ था पिछली बार समाजवादी पार्टी का, अभी तक वो उस स्थिति में बीजेपी यहां, जबकि किसानों के आंदोलन का असर भी है, तब भी यहां दिखाई नहीं दे रही बीजेपी। देखिए, ये स्थिति आप सही कह रहे हैं कि क्या जिस तरह से 2017 में बिल्कुल सुपड़ा साफ हुआ था वैसी स्थितियां दिख रही हैं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर इस बार का जो चुनाव है वो प्रत्येक दिन, जैसे जैसे दिन बीतता जाता है वैसे वैसे वहां पे विपक्ष मजबूत हो रहा है। तो हो सकता है कि चुनाव के समय तक, चूंकि 10 को भी है, आप बता रहे हैं कि कुछ जगह पे 20 फरवरी को भी आ रहा है उसमें, तो वो 20 फरवरी तक में तो फिर कई चीजें बदलेंगी। लेकिन तो 2-3 चीजें, चूंकि पश्चिमी यूपी में जब अलग अलग जगह में घूम रहा हूं, आप भी घूम रहे हैं, जो हम लोग बिल्कुल कॉमन पा रहे हैं वहां पे, कि देखिए करंट की स्थिति है, उस करंट से बीजेपी ने निपटने के लिए तमाम प्रयास किए। अभी हम लोग देख रहे हैं कि वहां पे जो किसान आंदोलन के कारण जो हिंदू मुस्लिम एकता जो स्थापित हुई थी, जो चट्टानी एकता वहां पे स्थापित हो गई है, उसको तोड़ने के लिए तमाम प्रयास हुए। चाहे देखिए किराना का मामला उठाया गया, या फिर जो है कि बार बार 2013 के दंगों की याद दिलाई जा रही है। तो उन सब चीजों से स्पष्ट था कि बीजेपी के पास सिवाय ध्रुवीकरण के कुछ भी जो है कि वहां पे था नहीं। देखिए, ये जो पूरे संख्या है, ये संख्या हम लोग को सोचना पड़ेगा कि ये संख्या एक तरह से कहीं कहीं पश्चिमी यूपी के पूरे राजनीतिक इतिहास को भी, हाल फिलहाल के इतिहास को भी बदल रही है। अगर हम लोग 2014, 17 और 19 में तो बीजेपी का गढ़ था ही, लेकिन अगर हम लोग 2012 में भी जाएं तो पश्चिमी यूपी 2012 के समय में भी एक तरह से बहुजन समाज पार्टी का गढ़ होता था। यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी एक जो है कि बड़े रूप में होती थी। समाजवादी 2007 के इलेक्शन में भी अगर हम लोग देखें तो बहुजन समाज पार्टी का गढ़ बना हुआ था। तो ये जो पश्चिमी यूपी था वो पहले बहुजन समाज पार्टी के पास था, फिर ये एक तरह से कहीं कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के पास गया। लेकिन इस बार सब कुछ परिवर्तित होते हुए ये सीधे सीधे समाजवादी खेमे में जा रहा है, और इसके 2-3 कारण बिल्कुल स्पष्ट है वहां पे। कि एक तो देखिए जो समीकरण बन रहा है, राष्ट्रीय लोकदल नामक पार्टी जो अपना अस्तित्व खो चुकी थी, वो किसान आंदोलन में उसने नई संजीवनी पाई, और जो जयंत चौधरी जिस तरह से वो नेतृत्व कर रहे हैं और जिस तरह से कोई भी मौका वो चूक नहीं रहे, क्योंकि हमें अभी भी ध्यान में है कि जो गर्मी और ठंड वाला जो पूरा बयान था, उस बयान का उन्होंने जिस तरह से जवाब दिया, उस कारण से जो कुछ जाट वोटर्स जो थोड़े बहुत जो है कि बीजेपी की तरफ जिसके जाने की संभावना दिख रही थी, वो फिर उनको कहीं कहीं जाट अस्मिता के साथ उन लोगों ने जोड़ लिया। जयंत चौधरी जी के बयान की भी, हमारा खून तो गर्मी होता है, इसे कोई ठंडा नहीं कर सकता। तो जाट और मुस्लिम बिल्कुल, देखिए मुस्लिमों में भी कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में कंफ्यूजन नहीं है। वो सीधे सीधे हर तरफ वो समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं, और पश्चिमी यूपी में भी वो समाजवादी पार्टी के साथ ही जाते हुए नजर आ रहे हैं। जाट इनके साथ बिल्कुल मजबूती से खड़ा है। और जिस तरह से देखिए
राजा मिहिर भोज का मामला उठाया गया है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा, तो उसमें 6% का जो एक गुज्जर समुदाय का वोट है वो भी इसमें शामिल है। और ये पूरा का पूरा पश्चिमी इलाका, देखिए जब मैं फील्ड में घूम रहा था तो भारतीय जनता पार्टी से लोग इतने नाराज थे, विशेषकर युवा, कि यहाँ पे जो अधिकांश छात्र हैं वो एक तरह से आर्मी के लिए जो भर्ती की परीक्षाएं होती है उसमें शामिल होता है, उसमें दौड़ते भी हैं लगातार। वो कह रहे थे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है लेकिन आर्मी में ही वैकेंसी नहीं निकाल रही है। वो हम लोग 2020 से दौड़ रहे हैं लेकिन अब तक दौड़ ही रहे हैं, कोई भर्ती निकली ही नहीं है। हम लोग राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं सेना में जाके। तो वो जो एक बड़ा जो युवाओं का फोर्स बना हुआ है वो समाज में एक बिल्कुल मजबूती के साथ वो लोग इस समय जो है कि अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई लड़ने में कहीं कहीं वो सीधे सीधे गठबंधन के लिए जो है कि बड़ा संजीवनी का काम कर रहे हैं। तो ये पश्चिमी यूपी में मुझे जो दिख रहा है कि जो परिणाम आएगा वो परिणाम उसमें कहीं कहीं जो समाजवादी गठबंधन है उसकी स्थिति उससे मजबूत दिखेगी। देखिए मैं थाना भवन गया हुआ था, मैं जो एक तरह से जो गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी का क्षेत्र है, देखिए वहां पे जब मैं उस क्षेत्र में जो काफी एक तरह से कद्दावर मंत्री रहे कहीं कहीं इस योगी सरकार में, वो उनकी सीट की स्थिति वो कहीं कहीं बिल्कुल हारते हुए नजर आ रहे हैं अपने सीट के ऊपर ही। जो है संगीत स्वामी जो कि 2013 में इतने बड़े नाम थे, करधना वाले इलाके में जब अब फिर से मैं गया हूं तो वहां पे फिर वो गर्माहट एक तरह से संगीत स्वामी के प्रति नहीं मिली है। तो अतुल प्रधान के प्रति आप देखिए कितनी मजबूती से चीजें, तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। तो जो बड़े बड़े नाम थे पश्चिमी यूपी में जो भारतीय जनता पार्टी के, उनके किले भी दरकते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक तरह से कहीं कहीं ऐतिहासिक चुनाव है यहाँ पे, और इसमें कई सारे कारक, सामाजिक कारक, किसान आंदोलन, जाटों की जो है कि वो किसान आंदोलन के कारण जाटों का भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग होना, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब बिल्कुल एक काफी समन्वित रूप से इसका प्रभाव इस पूरे चुनाव पे हम लोगों को नजर आ रहा है इस समय। और ये यहां से जो चीजें निकलेंगी, मैं शुरुआत से ही कह रहा हूं कि ये सीधे सीधे मध्य यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक आप ये एक ऐसा वेव हमें बिल्कुल नजर से आ रहा है इससे। मध्य यूपी से लेकर बुंदेलखंड में तो स्थिति थोड़ी सी बीजेपी की मजबूत दिखाई दे रही है, बल्कि उसके बाद अगर आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं बीजेपी की स्थिति, और खासकर अभी जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, और अच्छा खासा यहाँ पर अंतर है दोनों के बीच में। एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए ये आंकड़े जो हैं अभी तक हम लोगों ने जो दिखाए। देखिए बुंदेलखंड 10 से 12, बुंदेलखंड में 10 से 12 सीटों के साथ नंबर 1 पर बीजेपी, जबकि मध्य यूपी में 40 से 42 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर, और पश्चिमी यूपी में 76 से 78 सीटों। अब आपको बता दूं बुंदेलखंड में 19 सीटें कुल हैं, और मध्य यूपी में 81 सीटें, 81 सीटें हैं मध्य यूपी में, जिसमें से 40 से 42 सीटें यानी 50% सीटें लेकर के बीजेपी नंबर 1 पर है, और पश्चिमी यूपी में 136 सीटें, और यहां पर 76 से 78 सीटों के साथ बीजेपी को पछाड़ रही है समाजवादी पार्टी, बीजेपी नंबर 2 पर यहां पर है। जयशंकर जी, ये 3 आंकड़े आपके सामने हैं, और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों का आंदोलन, यहां से जो लड़ाई होती है, राजनीतिक लड़ाई की भी शुरुआत होती है, और इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनौर जाने वाले थे लेकिन नहीं पहुंच पाए। सुबह से उनके बारे में तमाम चर्चाएं हो रही थी कि यहां परिस्थितियां जो हैं ऐसी थी कि लोग नहीं थे, इसीलिए प्रधानमंत्री नहीं आए। खैर, ये प्रधानमंत्री के जाने आने की बात अलग है, लेकिन हम जो आंकड़े सामने रख रहे हैं, इन आंकड़ों के आधार पर क्या कुछ देख रहे हैं आप, ये जरा बताइए। देखिए राजीव जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश 2 टुकड़ों में है। जो पहला चरण का मतदान होगा वो खास तौर से मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और इधर के जो ज़िले हैं इनमें चुनाव होगा, और उसके बाद दूसरा इलाका जो है रुहेलखंड का इलाका है, तराई का जो इलाका है। तो ये इन दोनों इलाकों में भाजपा कितनी मजबूत थी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मतलब पिछले चुनाव में जो पहले चरण के जो ज़िले हैं उन ज़िलों में 58 सीटें, 58 सीट्स में 53 सीटें जो हैं भाजपा के खाते में गई थी, और सिर्फ 5 सीटें जो है वो विपक्ष के पास गई थी। लोकदल के पास तो 1 सीट वही खतौली जो चरण सिंह जी का पुराना अपना परंपरागत क्षेत्र था वहाँ से मिला था, लेकिन वो भी आदमी पलट के चला गया था बीजेपी में, वो विधायक जो था। तो जी अब जो स्थिति बन रही है, चूँकि किसान आंदोलन का पूरा गढ़ रहा है, जिस तरह से खदेड़ा हो रहा है, मतलब भाजपा के उम्मीदवारों, नेताओं को लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। मतलब आश्चर्य, जैसे अभी राहुल बता रहे थे, मतलब गुर्जर समाज के लोगों में जिस तरह से मिहिर भोज को, महाराजा मिहिर भोज को राजपूत बता दिया, क्षत्रिय बता दिया, मुख्यमंत्री जी ने आके प्रतिमा का अनावरण कर दिया, उसको देखकर बड़ा ज़बरदस्त गुस्सा है लोगों में।
मथुरा जिले की एक जो सीट है वो कोई अनुसूचित जात के लिए रिजर्व सीट है, वहाँ गुजर गांव में वो भारतीय जनता पार्टी की जो सिटिंग एमएलए हैं वो गए तो उनको लोगों ने दौड़ा लिया। उससे पूछा लोगों ने, भाई बताओ पहले मिहिर भोज किस जाति के थे? वो बेचारा क्या जवाब दे, अपना लौट गए। इसी तरह से सैनी समाज, ये सब परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के मतदाता रहे हैं लगातार हाल के वर्षों में। तो विक्रम सैनी जब गए, सैनी समाज के अपने गांव में गए तो वहाँ लोगों ने दौड़ाया, वहाँ उनको घुसने नहीं दिया। सैनी लोग जो माली होते हैं लोग, ओबीसी में आते हैं। तो इस तरह से जो माहौल बन रहा है, मतलब कहने का मतलब है, हम लोग जब मेरठ गए थे ना, मेरठ में जब प्रोग्राम कर रहे थे अवंतीबाई की प्रतिमा के नीचे खड़ा होकर के, तो भाजपा के काफ़ी उत्साहित कार्यकर्ता वहाँ पे आए हुए थे और वो लोग बड़ी गर्मजोशी से अपनी बात रख रहे थे। लेकिन मैं आपसे बताऊं कि उसमें से किसी एक को जो बहुत ज़्यादा वोकल थे, उनको मैं किनारे लेकर गया। मैंने कहा भाई सच बताइए, ईमानदारी की बताइए कि मेरठ में समीकरण क्या बनेगा। उन्होंने बड़े संकोच के साथ कहा कि सर ये मैं पार्टी के रूप में नहीं कह सकता। हमने कहा नहीं, आपका नाम हमको मालूम भी नहीं है तो हम बताएंगे भी कैसे किसी को। लेकिन उन्होंने कहा कि साहब 2 सीटें जो हमारी हैं, मेरठ कैंट और मेरठ दक्षिण की, भाजपा को मिल जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, अन्यथा तो हमको नहीं लगता कि एक भी सीट इसके अलावा कोई मिलेगी। यानी सरधना में जो संगीत सोम साहब की सीट है वो सीट भी खतरे में दिखाई दे रही है। बिल्कुल जो दिखाई दे रहा, रुझान दिखाई दे रहा, उसको लगता हुआ है कि 58 सीटों में से अगर 1/4 सीटें भी भाजपा के पास बच जाती हैं, रह जाती हैं, तो उसके लिए बड़ी उपलब्धि की बात है। कि अब देखिए जरा रोहिलखंड में बरेली का इलाका जो है वो आम तौर पे माना जाता था भाजपा का गढ़। जो गंगवार किसान होते थे, कुर्मी किसान होते थे, वो लोग आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ होते थे। संतोष गंगवार उनके सबसे बड़े और कद्दावर नेता होते थे। लेकिन पिछले दिनों मोदी जी की सरकार में जिस ढंग से उनका अपमान हुआ, जिस ढंग से उनको हाशिए पर रखने की कोशिश की गई, उसको देख करके किसान लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। बगल में पीलीभीत है, बगल में लखीमपुर खीरी का भी इलाका जुड़ता है। पीलीभीत से जो मेनका गांधी और वरुण गांधी की जो भारतीय जनता पार्टी में हालत है और जिस ढंग से उन्होंने विद्रोही तेवर अपना रखा है, तो उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। जो भाजपा की जो सीटें दिखाई दे रही हैं अभी, मुझे उसमें संदेह तो है, लेकिन अलीगढ़ के इलाकों में खासतौर से जो लोध किसान हैं, जो पिछड़ी जाति में आते हैं, वो लोग अभी भी भाजपा के साथ बड़े पैमाने पे जुड़े हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये रुझान भी हमारे वही बता रहे हैं। दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज का कुछ हो सकता है सपोर्ट, वैश्य समाज का उनको कुछ सपोर्ट हो सकता है, इस तरह का तो है। लेकिन जो चंक वोट है, जो जनाधार, बड़ा विस्तृत जनाधार वाले जो वोट हैं, मतलब ओबीसी है या दलित हैं या फिर ये माइनॉरिटीज़ के वोट हैं, मतलब कई कई क्षेत्र तो यहाँ हैं कि जहाँ पे 40-50% माइनॉरिटी के ही वोट हैं, तो उन इलाकों में तो भाजपा की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती है। और इनकी सारी कोशिशें, अब इनकी कोशिशें एक ही हो रही हैं, इनका जो कनफुकवा तंत्र है उसके जरिए ये चलाएंगे कि देखो भैया, मुसलमान तो जाट को वोट नहीं दे रहे हैं, मुसलमान सिर्फ मुसलमान को वोट दे रहे हैं। फिर जाटों के बीच, मुसलमानों के बीच में घुसवाएंगे लोगों को कि देखो जी, जाट तो सिर्फ जाट में बट गए, वो बीजेपी के जाट नेता को दे रहे हैं, वो मुसलमान को वोट नहीं दे रहे हैं। पिछली बार इन्होंने कोशिश की थी 2019 में, 2017 के चुनाव में भी, और उसमें कुछ हद तक कामयाबी मिली थी। लेकिन इनको ये मतलब याद रखने की बात है कि साहब, राकेश टिकैत और किसान आंदोलन एक इतनी मजबूत दीवार खड़ी हो गई है भाजपा और किसानों के बीच में कि उसको तोड़ पाना इनके लिए मुश्किल है। जिस ढंग से राकेश टिकैत ने लोगों को आगाह किया कि साहब 2013 में जो दंगे करवाए गए थे उसकी पुनरावृत्ति अब हम नहीं होने देंगे। हो सकता है कि भाजपा के लोग किसी बड़े नेता की हत्या करवा दें, संघ के लोग करवा दें। अभी देखा ही होगा आपने, ओवैसी की कार पे हमला हुआ। अब तो खुल के आ रहा है कि साहब ओवैसी जी के कोई जो एक कैंडिडेट हैं, उनके करीबी ही जो लड़के थे, जो सचिन और क्या एक नाम है, जो दोनों वो उनके कैंडिडेट के करीबी है कहा जाता है। तो यानी और गोली भी ऐसी चली कि साहब वो गेट के दरवाजे पे लगी, मतलब शीशे पे, या कहीं और गोली नहीं चली। तो खैर वो सब प्रायोजित मामले हो सकते हैं, इस तरह के मामले और भी बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, कि जिससे कि हिंदू मुसलमान का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाए। भाजपा इस कोशिश में लगी है, लेकिन दिक्कत यही है कि उसको कहीं से कामयाबी नहीं मिल रही है, क्योंकि सामने वाला रिएक्ट नहीं कर रहा है। जैसे गर्मी और ठंड की बात भी योगी जी ने कही कि मैं तो मई जून में भी शिमला बना दूंगा, तो उसका जवाब भी लोगों ने बड़े करीने के साथ, बड़े सलीके के साथ जयंत चौधरी या अखिलेश यादव ने दिया। उससे उनको कहीं मौका नहीं मिला कि वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर पाएँ किसी तरह से। तो इस तरह से एक मैच्योर जो दिखाई दे रहा है ना अखिलेश या जयंत चौधरी की जो राजनीतिक अभी तक की जो चाल है, हो सकता है कि आगे पता नहीं कब
प्रोवोकेशन में आ जाएं, लोग प्रोवोक्ड हो जाएं, हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी तक का जो माहौल है, अब तो 2-3 दिन ही बचा हुआ है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होवे की जैसे खदेड़ा हो रहा है, उसको देखते हुए इनकी सीटें 30 के आसपास सिमट जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी और इनका बढ़ेगा ग्राफ। और जी, तो कह रहे हैं जयशंकर जी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे 44 से 46 सीटें बीजेपी की हैं, ये सीटें और कम हो सकती हैं, और ऐसे ही मध्य यूपी है और ऐसे ही बुंदेलखंड है। आपके सामने 3 आंकड़े हम पेश कर रहे हैं, 4, जबकि 4 पार्ट में हमने उत्तर प्रदेश को बांटा हुआ है, और इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले चरण का मतदान यानी फर्स्ट फेज की वोटिंग जो है वो होनी है 10 फरवरी को, इसके बाद 14 फरवरी को सेकेंड फेज, वहां भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, और थर्ड फेज में भी कुछ हिस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आता है। 136 सीटों में से पिछली दफा बीजेपी को, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 136 में से बीजेपी के पास 109 सीटें आई थीं, लेकिन इस बार 136 में से 44 से 46 सीटें मात्र आती हुई बीजेपी को दिखाई दे रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी 76 से 78 सीटें, बसपा को 9 से 11 सीटें, कांग्रेस 1 से 3, अन्य को 1 से 3। मध्य यूपी में अगर सेंट्रल यूपी की बात करें तो 29 यानी 29 to 31 ये बीजेपी एंड 42